तत्कालीन ताजा खबरको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाइदिनु होला। करेन्ट न्यूज नेपाल का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। सभामुख महोदय, अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साथ मिल्दैन। सीमा विवाद, नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नु पर्ने, यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाइ र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य, अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओड्नेहरूको मुकुण्ड पनि तिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दाफास हुनेछ। मैं संसद में अनुपस्थित थी। मेरी अनुपस्थिति में वहां पे हमारे इस संसद के एक माननीय जी ने जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी, ये बात कही। और भारतीय चीली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूं कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूं, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूं कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूं सभामुख महोदय कि पूरी संसद पे की मर्यादा पे और उसकी सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा, इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी। क्योंकि यहां पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे, संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है, सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी मानने पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूं कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती है या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए। और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने ये कहा कि प्रायोजित किया। उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है, सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पे बोलें। जब बाहर के जनता की हल्ला होती है, उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूं यहां पर, हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं, ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमेकी चीन की तरफ से बांटा गया है, तो
तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई? कहीं हमारे उत्तरी छिमेकी चीन के इशारे पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूं, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूं, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूं सभामुख महोदय। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत, बुद्ध के संतान का रगत नहीं उबलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उबलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है। लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे। हम समय मैं एकदम खत्म करी हुई, महत्वपूर्ण बात है। तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए। मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच उसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ, हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं। मलाई त यहाँसम्म लाग्न थाल्यो, जब म तिनीहरू सदनभित्र बोल्छन् त्यतिखेर मेरो रगत उम्लेर आउँछ। रगत उम्लिन्छ, सायद मलाई रोक्छ भनेपछि मेरो पदीय मर्यादाले रोक्छ मलाई। म यस्तोसम्म म पुग्छु। तर मैले के देखिराखेको छु भनेपछि तिनीहरूको भौतिक शरीर नेपालमा छ, तर आत्मीयता अझै पनि मैले तिनीहरूको इन्डियातिर धर्केको देखिराखेका छु। तिनीहरू एउटा जासुसको रूपमा यहाँ संविधान के अरे यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनेका छन्। अझै पनि जस्तै संविधान संशोधन आएको छ नि, संविधान संशोधन एउटा नक्सा र त्यो हाम्रो त्यो सच्याउने सन्दर्भमा आएको छ हैन। तर मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि म नेपाल सरकारको, मेरै आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, मेरै पार्टीको नेतृत्वमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि अझै पनि जस्तै संविधानको धारा 289 मा जुन नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था लेखिएको छ त्यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि त्यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि त्यो पनि आइदिएको भए के छ त्यसमा के राख्नुपर्छ? अब त्यसमा के छ भनेपछि महत्त्वपूर्ण पदहरूमा जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री, अनि संघीयको अब सभामुख देखि लिएर अनि संवैधानिक निकायका पद अधिकारी बाहेक जुन लेखिएको छ त्यसमा मैले के थप्न चाहन्छु भनेपछि त्यसमा संघीय संसद, प्रदेश संसद बाहेक कुनै पनि जस्तै त्यो बाहेक कुनै पनि पदहरूमा जस्तै नआउने प्रावधान चाहिँ लेखेर जानुपर्छ। जस्तै तिनीहरूले व्यापार बिजनेस गर्न पाउने, नत्र हामीले विदेशी ज्वाइँलाई, विदेशी चेलीहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई नागरिकता दिने र राज्यको प्रमुख पदमा ल्याएर तिनीहरूलाई यदि हामी गर्यौं भनेपछि सट्टै तिनीहरूले त हाम्रो देश रातारात बेच्न सक्छन्। मैले जुन बोलेको छु त्यो सही भनेको छु। मैले भारतको मात्र कुरा गरे होइन, मैले भारत र चीन दुवैसँग संवाद गर्नुपर्छ, एकचोटि संवाद गर्नुपर्छ। किन संवाद गर्नुपर्छ भने सभ्य समाजको त्यो पहिलो आवश्यकता हो। कुनै पनि यस्तो काम गर्न म गइराखेको छु जसले गर्दा चाहिँ तपाईको अरू चाहिँ प्रभावित भइराखेका छन् या अरूमा त्यसको असर पर्नु गइरहेछ भन्दाखेरि एकचोटि संवाद गरिकन कुरा हाम्रो यस्तो पोजिसन छ, तपाईहरुको यसमा के धारणा छ, यदि त हामी चाहिँ यस्तो गर्न गइरहेछौँ, एकचोटि टेबलमा त बस्नुपर्छ। अब नि